हेलो एवरीवन। नहीं, हम अपनी टैगलाइन में आपका स्वागत करते हैं। हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो कैसे हैं आप सब? और आज हमारी क्लास है, सबसे पहली क्लास पेडागोजी मास्टर सीरीज की पहली क्लास, जिसमें हम आज पहली यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो है साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो सीरीज है पेडागोजी मास्टर सीरीज, इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस पूरी सीरीज में हम 1-2 महीने आने वाले जो टाइम है उसमें पेडागोजी को डिटेल में पढ़ेंगे और सारे एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में बिल्कुल पढ़ते जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं साइकोलॉजी से। यानी साइकोलॉजी है क्या चीज, साइकोलॉजी के कुछ मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो बट इंफॉर्मेटिव है और आपके एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। तो जो पढ़ने वाले बंदे भाई, जिसे पढ़ना हो वो पढ़िए और मतलब अपनी तैयारी को आप यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं पेडागोजी मास्टर सीरीज की क्लास 1। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सारी की सारी पीपीटीज जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लो जैसे आपको मन करे। और वहां से आप इन पीपीटीज को ले सकते हैं, इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी है क्या चीज। ठीक है, साइकोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, psychology is defined as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different context। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो है एक विज्ञान है, एक विज्ञान की तरह ही है साइकोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। मेंटल प्रोसेस यानी जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, आपके दिमाग मतलब आप कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे डिफरेंट चीजों को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। तो मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो साइकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। इसके साथ साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अनुभव हैं, आप डेली लाइफ में कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं, कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ें भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका बिहेवियर, यानी आपका व्यवहार। एक व्यक्ति का व्यवहार या किसी एक जीव का व्यवहार कैसा है, ये भी हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या हुआ? साइकोलॉजी एक साइंस है, एक तरीके का एक विज्ञान है जिसमें हम आपके मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका साइकोलॉजी। अब अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, इटिमोलॉजिकल अगर इसका मीनिंग देखें, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक वर्ड है, ठीक है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, साइकोलॉजी कहाँ से आया है? कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जो इस तरीके से अलग अलग किया जाता है, साइकी प्लस लोगोस। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस, साइकोलॉजी जो शब्द है इन दोनों शब्दों से मिला करके बना है साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजी है वो पूरा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब है विज्ञान या फिर अध्ययन। तो इस तरीके से आत्मा का अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। एक चीज यहाँ पर जो आपके लिए ध्यान देने वाली है, जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर में साइकोलॉजी में आत्मा के अध्ययन को, हम जो आत्मा है, मन है, सोल है, उसके अध्ययन को साइकोलॉजी माना जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आया और ये जो साइकोलॉजी है, जो आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गई मन के अध्ययन पे। ठीक है, आत्मा से ये शिफ्ट हुआ मन पर, और फिर मन के बाद ये चीज शिफ्ट हुई चेतना पर, और चेतना के बाद यानी कॉन्सियसनेस, एंड देन समय के साथ साथ अब आज मॉडर्न टाइम में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी को समझा जाता है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, बिहेवियर का अध्ययन। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइकोलॉजी मॉडर्न टाइम में किस चीज की स्टडी को कहा जाता है, या साइकोलॉजी मॉडर्न टाइम में क्या है, उसे डिफाइन कीजिए, तो आप कहेंगे व्यवहार का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, आप उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन आपसे अगर जनरली पूछा जाए कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, तो आप कहेंगे सोल या आत्मा, आत्मा या फिर मन का अध्ययन है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हुआ इसका इटिमोलॉजिकल शाब्दिक अर्थ। शुरुआत में जो सबसे पहला टाइम था, तो फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी का एक हिस्सा माना जाता था साइकोलॉजी को। ठीक है, फिलॉसफी जो है उसका ही एक हिस्सा हुआ करता था साइकोलॉजी। और समय के साथ साथ धीरे धीरे साइकोलॉजी का जो एक अपना महत्व है वो बढ़ता चला गया, और इसी वजह से ये एक अलग डिसिप्लिन बन गया, यानी एक अलग सब्जेक्ट की तरह निकल के बाहर आया और इसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया। ठीक है,
फिलॉसफी के साथ पहले ये जुड़ा हुआ था, और समय के साथ साथ ये चीज़ अलग हुई, और एक इसका जब महत्व बढ़ने लगा तो ये एक अलग ब्रांच के रूप में अलग हो गया, ठीक है। और ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्टडी किया जाने लग गया, एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट के रूप में इसको आगे पढ़ा जाने लग गया, जो किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करता था। मेंटल प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, और लास्ट आपका बिहेवियर के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में साइकोलॉजी डिस्कस करता है या स्टडी करता है, या फिर साइकोलॉजी के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में जानने को पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया साइकोलॉजी का इटिमोलॉजिकल मीनिंग। आगे बात करें अगर हम, अब अगर इसकी कुछ डेफिनेशंस भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि भाई किसी ने इसके बारे में कुछ कहा होगा, साइकोलॉजी के बारे में किसी ने अपनी मतलब साइकोलॉजी में ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अपने विचार देते हैं। अगर आप मन के बारे में सोचें तो बहुत सारे लोगों ने मन को डिफाइन कर रखा होगा साइकोलॉजिस्ट ने, कि हाँ भाई अरस्तु ने कहा होगा कि मन की परिभाषा ये है, या ऐसे ऐसे। तो साइकोलॉजी में अलग अलग लोग अपनी डेफिनेशंस देते हैं, तो उसी डेफिनेशंस को कुछ देख लेते हैं। जैसे जेबी वॉटसन की अगर हम बात करें, जेबी वॉटसन कहते हैं साइकोलॉजी इज द प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ऐसा कहते हैं जेबी वॉटसन। उसके बाद स्किनर की बात करें अगर हम, स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का ज्ञान है, ठीक है। स्किनर कहते हैं मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव, यानी ये भी बिहेवियर और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इनके अनुसार जो साइकोलॉजी है वो क्या है? बिहेवियर और एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसी को इन्होंने साइकोलॉजी बताया है। मैकडोगल एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि मनोविज्ञान क्या है? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इस तरीके से सबने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी। वुडवर्थ वुडवर्थ की एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत फेमस जो एक क्वोट है वो चलता है, जो यहाँ से रिलेट करता है इस लास्ट स्लाइड से, कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, और उसके बाद अपनी चेतना, और अब कुछ व्यवहार बाकी रह गया है। तो ये जो उनका कोट था वो किस चीज से रिलेटेड था? जो सबसे पहले साइकोलॉजी मन का मतलब आत्मा का अध्ययन हुआ करती थी, फिर मन का अध्ययन हुई, फिर धीरे धीरे समय के साथ जब बदलाव आया तो वो चेतना का अध्ययन हो गया। फिर लोगों ने कहा कि भाई मन, आत्मा, चेतना, इन सब चीजों को तो हम देख नहीं सकते, इन सब चीजों के बारे में हम बात क्या करें, हम तो व्यवहार को देख सकते हैं व्यक्ति के, तो हम व्यवहार के बारे में बात करेंगे। तो अब का जो मॉडर्न टाइम में जो स्टडी है वो किस चीज की स्टडी है? व्यवहार की स्टडी, साइकोलॉजी हो गई। तो वुडवर्थ की जो ये क्वोट है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन, और फिर अपनी चेतना खोई, और अब उसमें कुछ व्यवहार बाकी रह गया है ना। तो ये एक फेमस क्वोट था जो मुझे याद आ गया, मैंने आपको अचानक से बता दिया। उसके अलावा वुडवर्थ की डेफिनेशन है क्या? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। आपके वातावरण के संदर्भ में एक व्यक्ति क्या एक्टिविटीज करता है, ठीक है। आप किसी एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे मान लीजिए आपके सामने लड़ाई हो रही है, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आप उस वक्त उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से क्या एक्टिविटीज करेंगे, उसकी स्टडी साइकोलॉजी कहलाएगी। समझ में आया होगा आपको? बहुत ही सिंपल सी बात है कि किसी भी एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हैं, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप वहां पर किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज का जब स्टडी की जाएगी तो उसी को हम साइकोलॉजी कह देंगे, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, जब साइकोलॉजी को एक अलग तरीके से पढ़ा जाने लग गया, उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाने लग गया, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में देखा जाने लग गया, तो फिर भाई जब हम किसी एक, आपने पढ़ा होगा जब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो साइंस की एक अलग लेबोरेटरी होती है। तो इसी तरीके से जब मनोविज्ञान को एक अलग वैज्ञानिक विधि के रूप में पढ़ा जाने लग गया, तो इसकी जो लेबोरेटरी है वो भी ओपन हुई। और पहली जो साइकोलॉजी की लेबोरेटरी थी, साइकोलॉजी की यानी मनोविज्ञान की जो पहली लेबोरेटरी थी, वो विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट ने खोली थी, जो कि कहाँ पर थी? 1879 में लिप्जिग जर्मनी में, ठीक है। 1879 में लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंट ने पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन की, मनोविज्ञान की। और विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लिप्जिग जर्मनी, ये जो जगह है, ये
लेबोरेटरी लिप्जिक यूनिवर्सिटी में ओपन हुई थी, और जहाँ पर क्या चीज़ स्टडी की जाती थी, सेंसेशन ऑफ फीलिंग्स, यानी कोई चीज़, कोई किसी विभिन्न चीज़ों के बारे में कोई व्यक्ति कैसे सोच रहा है, क्या सोचता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता था, उनकी फीलिंग्स और उनकी सेंसेशंस के बारे में। और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। आगे हमें डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ना है, तब हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को भी पढ़ेंगे, जो कि एक ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, जिसमें व्यक्ति से खुद पूछा जाता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपको नींद आई, और फिर नींद आने के बाद आप जब आप सोकर उठे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे अपने अनुभव को, तो हो सकता है कि आप कुछ भी बता दें, है ना। आपको अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तो भी आप अच्छा बोल सकते हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट लेबोरेटरी आपकी कहाँ पर ओपन हुई? लिप्जिक यूनिवर्सिटी, जर्मनी में, जिसको किसने ओपन किया? विलियम वुंट ने 1879 में। ठीक है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में साइकोलॉजी की पहली लैब कब ओपन हुई? तो इंडिया में पहली लैब जो है डॉक्टर NN सेन गुप्ता, 1916 में कलकत्ता में इन्होंने अपनी पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी। ठीक है। ठीक है। NN सेन गुप्ता हैं जिन्होंने इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लैब ओपन की 1916 कलकत्ता में। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में। देखिए, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कई सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजी क्या है? किसी व्यक्ति या किसी जीव के बिहेवियर की स्टडी, है ना। मान लीजिए मैं आपके फीलिंग, मतलब मैं आप पे नज़र रखे हुए हूँ और मैं आपको स्टडी करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ मेथड्स को मैं यूज़ करूँगा। तो आगे हमें उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ पर स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, कहाँ गई मेरी लाइन, हाँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स। और ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं। ये क्या है? कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी की, जिससे आप किसी के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पर मैंने दो टेक्निक्स के बारे में बात की है। ठीक है। FMRI और EEG। ठीक है। FMRI क्या है? एक साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप ये चीज़ पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में एक टाइम पर क्या चीज़ें चल रही हैं, या कौन सी बातें उसके कौन से दिमाग के हिस्से में चल रही हैं, ये इस मेथड के थ्रू पता लगाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI आपने सुना होगा ना, इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा साइंस में। किसी व्यक्ति का MRI किया जाता है, तो ये वही है MRI। ठीक है, फंक्शनल MRI। यहाँ पर आपके जो एक आदमी होता है, जो एक व्यक्ति होता है, उसको इस तरीके की मशीनों में डाला जाता है और उसके दिमाग में रियल टाइम में कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सेंसेशन चल रही है, इस इमेज में आप देख सकते हैं। एक रियल टाइम में क्या सेंसेशन चल रही है, इस चीज़ की स्टडी इस टेक्निक के थ्रू की जाती है। इसी तरीके से सेम जो दूसरी टेक्निक है वो भी है EEG। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ठीक है। EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी अटपटी होंगी क्योंकि ये यूनिट्स आपने पहले नहीं पढ़ी है ना। सीटेट वगैरह में आपने बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं। बट अब आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपको DSSP एग्जाम के लिए पढ़ना है, KVS एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो दूसरा मेथड है जो EEG। यहाँ पर इस तरीके से वायर वगैरह लगा दिया जाता है आपके सिर में, मतलब दिमाग में, और जो दिमाग में सेंसेशंस चल रही हैं आपके लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में, इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू उसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी आपको क्या समझाया, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आपके दिमाग में रियल टाइम में क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस चीज़ की स्टडी इन दोनों टेक्निक्स के थ्रू की जाती है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है ना। ये सिर्फ दो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स, जिसके थ्रू आप किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसका एक अंदाजा लगाया जाता है, या इसको एक पता किया जाता है इन टेक्निक्स के थ्रू। मैंने आपको इमेज भी दिखा दी ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। ठीक है। अभी तक मैंने जो बात की वो क्या समझाया मैंने आपको? अभी तक हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षणिक विज्ञान, है ना। शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या होगा? जब आप मनोविज्ञान का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में करेंगे, यानी जब आप साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन में करेंगे,
तो वो हो गई एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज क्यों होगा? बच्चे के बच्चे को समझने के लिए, है ना। मनोविज्ञान क्या करता है, हमें किसी के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। अब मान लीजिए क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और उसको अलग अलग तरह के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, तो अलग अलग तरह के बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, उनमें और अच्छी चीजों का विकास करने के लिए हमें एक हमारे पास एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो वो क्या है? वही है साइकोलॉजी, ठीक है। जब हम एजुकेशन में साइकोलॉजी का यूज करेंगे तो वो कहलाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों, ठीक है, जब हम साइकोलॉजी के नियम्स, उसके सिद्धांत, इन सब का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए करेंगे, तब वो कहलाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान का यूज शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाएगा, तो वो कहलाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है ईएल थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक का नाम आपने सुना होगा, आपने अगर डीएलएड बीएड किया है तो वहां पर थॉर्नडाइक की एक थ्योरी हम पढ़ा करते थे, ट्रायल एंड एरर, है ना। ट्रायल एंड एरर इनकी बहुत त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत, इनका एक बहुत फेमस सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक को हम कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, जेम्स ड्रेवर हैं, एक व्यक्ति हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपने कुछ विचार दिए हैं, ये भी हम जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन साइकोलॉजी के थ्रू कैसे निकाला जाए, इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। शिक्षा मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। आपके एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो साइकोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, ये कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। अब हम आगे बात करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मेथड्स ऑफ, या आप कह सकते हैं मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, है ना, आप किसी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, आप किसी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ मेथड्स का यूज करेंगे, है ना। आप किसी ना किसी एक मेथड का यूज कर रहे होंगे व्यक्ति को स्टडी करने के लिए, व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। तो उन्हीं मेथड्स के बारे में अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दो तरह के मेथड्स यहाँ पर आपके पास हैं, एक तो है ऑब्जर्वेशनल मेथड और दूसरा है एक्सपोजिशन मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड, जैसे अभी आपको नाम से पता चल रहा है, अवलोकन विधियां। अवलोकन विधियां यानी जब आप ऑब्जर्व करके पता लगाएंगे, ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करके किसी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया। और जब आप फुल डिटेल में किसी के बारे में पता लगाएंगे, किसी के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो हो गया विवरणात्मक विधियां, यानी एक्सपोजिशन मेथड। यानी पूरे विवरण में आप अगर किसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो एक्सपोजिशन मेथड, और अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करके स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गया ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये दो मेन मेथड्स हैं। इनके अंडर और भी कई सारे मेथड होते हैं जिसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स की, कि ऑब्जर्वेशन मेथड में अवलोकनात्मक विधियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में। तो इसमें कुछ चार मुख्य विधियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला जैसे क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसके बारे में भी आपसे पहले भी बात कर रहा था। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? आत्मनिरीक्षण विधि। जब एक व्यक्ति अपने आप अपना निरीक्षण करता है तो वो कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जैसा कि मैंने कहा आपको, आप कहीं घूमने गए और मैंने आपसे पूछा आपको कैसा लग रहा है घूमकर, है ना। तो आप अपने आप आत्मनिरीक्षण करेंगे और आप बताएंगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि आपको वहाँ अच्छा ना लगा हो, बट आप फिर भी अपने जो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप अपने आप बताएंगे निरीक्षण करके कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, जो भी है वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपको समझ में आया? आत्मनिरीक्षण विधि, जब आप व्यक्ति जब अपने आप अपने बारे में खुद से बताएगा तो वो इंट्रोस्पेक्शन हो गया।
दूसरा है ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने आप नहीं बताता, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो बड़े राउंड वाले झूले पे बिठा दिया, और जब आप झूल करके नीचे आए, तो अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको मजा आया या नहीं आया, है ना, या आप डर गए या नहीं डरे। अगर आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे, मैं आपको ऑब्जर्व करके बता दूंगा, हाँ कि इनको बहुत डर लगा है। या आप बहुत खुश है, तो मैं आपको ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि हाँ आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत मजा आया। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये किस चीज से रिलेट करता है, ऑब्जर्वेशन मेथड से। ठीक है, दो दो मेथड मैंने बताया। जब आत्मनिरीक्षण में, जब आप स्वयं अपने बारे में बताएंगे कि हाँ मुझे कैसा लग रहा है या क्या है, सारी चीजें आप खुद निरीक्षण करके बताएंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड, जब आप ऑब्जर्व करेंगे दूसरे को। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रायोगिक विधि। जब आप एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं या एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं, कोई स्टडी करते हैं, वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल मेथड। और चौथा है फील्ड स्टडी मेथड। जब आप कहीं जाकर किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं, तो वो कहलाता है फील्ड स्टडी मेथड। जैसे मुझे किसी चीज के बारे में जानना है, मुझे जानना है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति के बारे में जानना है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसके घर जाता हूँ और उसके बारे में स्टडी करता हूँ, तो वो कहलाएगा फील्ड स्टडी। मतलब कुल मिलाकर आप क्षेत्र पर जाकर उस अगर किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा क्षेत्र अध्ययन विधि। ठीक है, ये वैसे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर विधियां अलग अलग जगह पर देखने को मिल सकती हैं, बट ये चार इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर, जो आपको आगे और पढ़नी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपोजिशन मेथड्स की। यहाँ पर देखिए, दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपोजिशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में मैंने आपको चार मेथड्स बता दिए हैं इसके अंडर, और आगे एक्सपोजिशन मेथड में लगभग 9 से 10 मेथड हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये चीज़ें आपको बोरिंग लग सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपका लॉस होगा। इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मे भी आपको बोरिंग लगेंगी, क्योंकि आपने आपसे पहले नहीं पढ़ा है, बट आप थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, 4 दिन क्लास लेंगे बैठ के, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और आप इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, और आपको फिर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ एक्सपोजिशन मेथड्स के बारे में, जिसमें पहला है केस हिस्ट्री मेथड। एक्सपोजिशन मेथड मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आप डिटेल में किसी पे स्टडी करते हैं, विवरण में पूरे स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है एक्सपोजिशन मेथड यानी विवरणात्मक मेथड। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जो सब मेथड्स होंगे, वो कैसे होंगे, वो ऐसे मेथड्स होंगे जब किसी व्यक्ति को आप या किसी सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें पहला मेथड है आपका केस स्टडी मेथड। केस हिस्ट्री मेथड में ये होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल करके आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है केस हिस्ट्री मेथड। इसके बाद दूसरी विधि आती है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो है, वो एक बड़े एरिया में बड़े पॉपुलेशन पे स्टडी करने के लिए यूज होता है। सर्वे आपको पता भी होगा, जब जैसे जनगणना हो गई, या फिर चुनाव के टाइम पे जो पोल वगैरह निकाले जाते हैं कि भाई कितने लोग बीजेपी की तरफ से हैं, कितने लोग कांग्रेस की तरफ से हैं, ये सारी चीजें। तो जब आपको एक बड़ी पॉपुलेशन में सर्वे करना होता है, बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है, तब हम सर्वे मेथड का यूज करते हैं, सर्वेक्षण विधि का यूज करते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्री मेथड समझ में आया। जब आप एक व्यक्ति विशेष को पकड़ के उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के उसकी स्टडी करते हैं, तो वो केस हिस्ट्री मेथड है। सर्वे मेथड, जब आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, तो वो सर्वे मेथड है। तीसरा है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि, यानी जब आप कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये डाटा आया है और इसके कंपैरिजन में ये चीज जो है कम है, ये ज्यादा है। इस तरीके से जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे डिटेल में, तो वो कहलाएगी कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, इसके बाद है साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण। जब आप अपने मन का विश्लेषण करके, मतलब किसी के मन का विश्लेषण करके, विश्लेषण मतलब समझते हैं एनालाइज करना। ठीक है, जब आप किसी के मन को एनालाइज करके उसकी स्टडी करते हैं, वो कहलाएगा मनोविश्लेषण स्टडी। इसके बाद है साइको फिजिकल मेथड। साइको फिजिकल मेथड में क्या होता है, जब आप किसी के मन और उसकी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी हो गई, साइको मतलब आपका मन हो गया, तो मन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका उसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा साइको फिजिकल मेथड। ठीक है, छठवां है इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि। इंटरव्यू मेथड आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, इंटरव्यू लेना यानी सामने से आप किसी को बिठाकर उसके बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो वो कहलाता है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। ठीक है,
नेक्स्ट है जेनेटिक मेथड यानी अनुवांशिक या विकास विधि। इसमें आप हेरिडिटी पर या जीन्स पर सर्च करते हैं, ये पूरा मतलब साइंटिफिक मेथड के थ्रू आपने उसका डीएनए टेस्ट वगैरह वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक मेथड्स के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में उसके पूरे जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो वो जेनेटिक मेथड कहलाएगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रायोगिक विधि को आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार चीज़ों को हमें बहुत डिटेल में प्रयोग करके समझना पड़ता है, तो वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड क्या है? नैदानिक विधि। यानी कि देखिए, नाम से पता चल रहा है क्लिनिक। क्लिनिक क्या होता है? जहाँ पर आप जाते हैं, अपनी दवा वगैरह कराते हैं ना, तो ये उसी तरीके से बिल्कुल उससे रिलेटेड है। जब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आपको कोई मानसिक बीमारी है, उसके बारे में अगर रिसर्च की जा रही है, उसके बारे में अगर स्टडी की जा रही है, तो वो किस मेथड के थ्रू की जाएगी? क्लिनिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद आता है लास्ट लास्ट मेथड जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड यानी सांख्यिकीय मेथड। सांख्यिकीय विधि मतलब जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है और आप उसको कंपेयर करके स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब वो कहलाता है स्टैटिस्टिकल मेथड। जिसमें जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2020 में कितनी पॉपुलेशन हुई, मतलब 2010 से लेके 20 तक के जितने भी साल हैं उन सब में कितनी कितनी पॉपुलेशन हुई। इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो किसके थ्रू कर पाएंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो कहने को तो ऐसे बहुत सारे मेथड होंगे यहाँ पर भी, बट ये कुछ मेन मेथड्स हैं जिसके बारे में हमें आज यहाँ पर पढ़ना है थोड़ा सा और अच्छे से। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको आसानी होगी समझने में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि आपको अगर 4000 4200 पे ग्रेड की एक नौकरी करनी है और उसके बारे में पढ़ना है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से हाथ घिसने पड़ेंगे, थोड़े से पेन खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए कंजूसी मत करना, तुम्हारा पेन नहीं घिसेगा। साथ नोट बनाना, अपने सारी चीज़ों को नोट करना, और बोरिंग लगे फिर भी बोर हो लेना, बट ये सारी चीज़ें पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कोई भी ये चीज़ आपको ऐसे फ्री में प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर भी आपको ये चीज़ें ऐसे फ्री में क्लासेस में नहीं मिलेंगी। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, बट मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में और आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आपके फायदे के लिए ये चीज़ें बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बताया है, जिसमें मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में मैंने फ्लो चार्ट बनाया, जिसके दो मेथड्स के बारे में मैंने बात करी, ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपोजिशन मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर मैंने चार चीज़ें बताई हैं आपको। चार चीज़ें कौन कौन सी? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, फील्ड स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और उसके बाद है यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए, जैसे केस हिस्ट्री, सर्वे मेथड, कंपैरेटिव, साइको एनालिटिक, साइकोफिजिकल, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट मेथड और क्लिनिकल मेथड, और भी एक दो मेथड्स मैंने यहाँ पर इस पर आपको बताए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में, जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा बैच जो है एक एक चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़नी है। पार्ट बी का सिलेबस आपको नहीं पता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो सब अलग करके रखी हैं, और यहाँ पर हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मैंने आपको बताया जो साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है, ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि जो है वो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है, और ये किसने प्रोपाउंड की थी? ईवी टिश्नर के द्वारा इसको लाया गया था, इसको प्रोपाउंड किया गया था, और ये ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का, और इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, स्व अवलोकन, यानी अपने आप आपको क्या समझ में आया ये आप अपने आप बताएंगे। ठीक है, तो स्व अवलोकन इसमें होता है, और ये सब्जेक्टिव है मेथड, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मतलब चार लोगों को मैंने एक झूले पे बिठा दिया, और उसके बाद जब चारों जने उतर के आए, तो हो सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा मजा आया हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा डर लगा हो सकता है किसी की फीलिंग थोड़ी सी और अलग हो। तो ये होता है सब्जेक्टिव, मतलब एक ही चीज को लेकर के अलग अलग विचार हो सकते हैं, है ना। कोई अब किसी को क्या मतलब क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन जो विधि है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। हम्म, और इसके बाद है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों सेम पर्सन होते हैं। मतलब आप जिस चीज पे प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोगकर्ता और अध्ययनकर्ता दोनों सेम पर्सन होते हैं। अब मुझे मान लीजिए
वो झूले वाला एक्सपीरियंस मुझे करना है, तो मैं जाऊंगा झूले पे बैठूंगा और फिर मुझे कैसा फील हुआ ये मैं खुद ही पता कर लूंगा, है ना, अपने आप ही आत्मनिरीक्षण कर लूंगा इस चीज का। इसीलिए इसका नाम है आत्मनिरीक्षण। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और जो इन्वेस्टिगेटर है वो दोनों सेम पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी जानकारी थी इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में। ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड इसे कहते हैं। जब आप अवलोकन करते हैं, यानी जब आप किसी को ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं, वो कहलाता है अवलोकन विधि, ठीक है। अब ये विधि किसके द्वारा लाई गई थी? ये विधि वॉटसन के द्वारा लाई गई थी, प्रोपाउंड बाय वॉटसन, ठीक है। और ये वहां पर ज्यादा कारगर है जहां पर आपके एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, चुपचाप ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड इस जगह पे, ऐसी जगहों पे यूज आता है। और इसके लिए दो तरीके की ऑब्जर्वेशन यूज किया जाता है। पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी प्राकृतिक अवलोकन, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी उद्देश्य अवलोकन, उद्देश्यपूर्ण अवलोकन। प्राकृतिक अवलोकन क्या होगा, एक नॉर्मल नेचुरल सिचुएशन चल रही है और आप वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हो गया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जहां पर आपके पास एम होगा, है ना, आपका एक उद्देश्य होगा कि हाँ मुझे इस उद्देश्य के लिए मैं इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। बेसिक है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो होप ये बात आपको बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में आई होगी ये। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। और इतनी सारी मेहनत के लिए और इस चीज के लिए एक चीज तो आपको करनी चाहिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लेना, पसंद ना आ रही हो तो फिर भी लाइक कर देना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसकी कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप PYQs में इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब प्रायोगिक विधि। इसके बारे में आपने सीटेट में भी बहुत सारा पढ़ा होगा। जब आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। और मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंट, जिन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी ओपन की थी जर्मनी लिप्जिग में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया, जर्मनी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब रखी थी, वो ही विलियम वुंट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड को प्रोपाउंड किया था, ठीक है। और इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। यह व्यवहार अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है, ठीक है। क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो है वो क्या है, बिहेवियर की स्टडी के लिए सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है। मतलब यहाँ पर आपके पास एम होता है और आप अपने एम्स के मुताबिक काम करते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो वो स्टेप्स हैं, वो भी एक नज़र हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जब आपको किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी जो भी प्रॉब्लम है उसको पहचानना होगा। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है यानी परिकल्पना का निर्माण करना। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको सोचना, ये कहलाता है फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस। उसके बाद है डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। अब अपने एक्सपेरिमेंट को आप डिजाइन करेंगे, पहले से उसको, उसके बारे में एक सोचेंगे कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो हो गया डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। देन है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब जो सॉल्यूशंस आपने सोचे थे उसको अप्लाई करके देखिए, जो रास्ते आपने निर्धारित किए थे कि हाँ मुझे इन रास्तों के थ्रू इस चीज को स्टडी करना है, तो अब आप उसको टेस्ट कीजिए। और लास्ट है एनालिसिस द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज कीजिए, उसका विवरणात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। और लास्ट आता है इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट। अब क्या निष्कर्ष निकला, ये आपको लास्ट में करना है। बहुत आसान से स्टेप्स है ना। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पता करेंगे, फिर प्रॉब्लम के बारे में कुछ सॉल्यूशन सोचेंगे कि हाँ इसका ये रास्ता हो सकता है, फिर अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो सोचा है सॉल्यूशन उसको करके देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे रिजल्ट को कि क्या आया, कैसे आया, उसका विश्लेषण करेंगे, और सबसे लास्ट में अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये बहुत आसान से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, सॉरी मेथड यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्टेप है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ईजी हैं, आपने और भी जगह इसको पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं केस हिस्ट्री मेथड के बारे में। केस हिस्ट्री मेथड क्या है, व्यक्ति विवरण विधि।
मैंने आपको बताया कि जब आप किसी एक व्यक्ति को किसी एक सब्जेक्ट को लेकर उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तब कहलाता है वो केस हिस्ट्री मेथड। इसको किसने दिया था? फ्रेडरिच ले प्ले, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विधि को दिया था, केस हिस्ट्री मेथड को। ठीक है, फ्रेडरिच ले प्ले। अ केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और इवेंट। किसी ग्रुप के बारे में या किसी इवेंट के बारे में या किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में जब आप इन डेप्थ यानी एकदम गहराई से एनालिसिस करते हैं, तो वो कहलाता है केस स्टडी मेथड। ठीक है, केस केस स्टडी या केस हिस्ट्री दोनों एक ही मेथड है, एक ही चीज है। यहाँ पर आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यह व्यक्तिगत साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड्स का विभिन्न तरीकों से प्रयोग करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि केस हिस्ट्री मेथड में किन किन चीजों का यूज होता है, तो आप क्या क्या बताएंगे? इंटरव्यू का यूज हो सकता है केस हिस्ट्री मेथड में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है केस हिस्ट्री मेथड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस हिस्ट्री मेथड में किन किन चीजों का यूज होता है ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वे मेथड मैंने आपको बताया कि जब आप एक लार्ज स्केल में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं, एक बड़े पॉपुलेशन पे या बहुत सारे लोगों पे आप उनके उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो कहलाता है सर्वे मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन एयर्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन एयर मतलब एक क्वेश्चन की पूरी एक लिस्ट होगी, वहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप उसका जवाब देंगे हाँ या ना, हाँ या ना, एक पूरा क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन एयर कहलाता है। चेकलिस्ट होता है कि आपको एक पूरी क्वेश्चंस की, हाँ ये भी एक तरीके से ऐसा ही है कि एक पूरी क्वेश्चन की लिस्ट दे दी गई और वहां पे आपको टिक लगाना है कि हाँ ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज है मेरे पास, ये चीज नहीं है, ये कहलाता है चेकलिस्ट। ठीक है, रेटिंग स्केल होता है जब आप रेट करते हैं। मान लीजिए 1 से 10 तक आपको रेट करना है कि आपको ये चीज कितनी समझ में आई, तो आप मान लीजिए 8 रेटिंग कर रहे हैं, 9 रेटिंग कर रहे हैं, दैट इज रेटिंग स्केल। इन्वेंट्री क्या है? ये भी एक तरीके की क्वेश्चन एयर होता है, मतलब यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की पूरी लिस्ट होती है जिसको इन्वेंट्री कहा जाता है। तो ये था सर्वे मेथड के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम क्लिनिकल मेथड के बारे में। क्लिनिकल मेथड क्या है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन भी किया था, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिक, क्लिनिक किस चीज से रिलेटेड होता है? जब आपको चोट वगैरह लग जाती है, आप क्लिनिक पे जाते हैं ना दवा लेने, दैट इज क्लिनिकल मेथड। यानी जब आप किसी चीज का निदान करते हैं, किसी चीज का निदान करते हैं, उस विधि को हम कहते हैं नैदानिक विधि। ठीक है, ये स्पेशली किस चीज से रिलेटेड है? मनोरोग समस्या के उपचार से संबंधित है, मनोविज्ञान की शाखा। ठीक है, मनोविज्ञान की ये शाखा। लाइटनर विटमर ने इस विधि को प्रोपाउंड किया था, इस विधि को उन्होंने लाया था, लाइटनर विटमर इनका नाम है। और इस विधि के अंदर आपकी जो दिमागी समस्याएं हैं, मनोरोग से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं या मानसिक बीमारियां हैं या आपका कोई अनवांटेड बिहेवियर है, अननेचुरल बिहेवियर है, उसके बारे में जितनी स्टडी होगी वो किस मेथड के थ्रू होती है? क्लिनिकल मेथड के थ्रू होती है। ठीक है, ये चीज थी क्लिनिकल मेथड के अंडर। अब एक लास्ट चीज है आज की क्लास के बारे में, थोड़ा सा बस इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। ये है डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है क्रॉस सेक्शनल मेथड और दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ये भी स्टडी का ही तरीका है, साइकोलॉजिकल स्टडी का ही एक तरीका है, एक मेथड है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये लास्ट चीज है बस आज के बारे में। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल, अलग अलग सेक्शंस में जब हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल। तो होता क्या है, जब आप बहुत सारे लोगों के बारे में एक टाइम पर स्टडी करते हैं, ठीक है, एक टाइम पर डिफरेंट लोगों के बारे, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसी का दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, आप एक ही व्यक्ति में अलग अलग टाइम पे, ठीक है, एक ही व्यक्ति पे अलग अलग टाइम पे स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और जब आप अलग अलग व्यक्तियों को सेम टाइम पे, अलग अलग व्यक्तियों को सेम टाइम पे स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस स्टडीड एट सेम टाइम। अलग अलग एज ग्रुप है, ठीक है, मान लो 10 साल के बच्चों को आप एक साथ, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 7 साल का, और इन सबको आप अलग एक सेम टाइम पे आप इनकी स्टडी कर रहे हैं, है ना,
सेम टाइम पे आप इसकी स्टडी कर रहे हैं कि 7 साल का बच्चा ऐसे बिहेव करेगा, 4 साल का बच्चा ऐसे बिहेव करेगा, 9 साल का बच्चा ऐसे बिहेव करेगा। तो जब आप सेम टाइम पे डिफरेंट एजेस को स्टडी करेंगे वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है। और जब एक ही ग्रुप ऑफ पीपल या एक ही बंदे को, मान लो मुझे उत्कृष्ट को अगर आप रिसर्च कर रहे हैं उत्कृष्ट के बारे में, तो आप सिर्फ उत्कृष्ट के बारे में रिसर्च करेंगे कि उत्कृष्ट 5 साल में ऐसे बिहेव करता था, 7 साल में ऐसे करने लग गया, 2012 में ऐसे करने लग गया, और फिर 2020 में ऐसे रिएक्ट करने लग गया। तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक ही ग्रुप ऑफ पीपल या एक ही व्यक्ति के ऊपर स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट सैंपल एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स होते हैं। और यहाँ पर क्या है, सेम सैंपल एट डिफरेंट टाइम, यानी अगर आप सिर्फ उत्कृष्ट की स्टडी कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल में आप उत्कृष्ट की ही स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में। ठीक है, बचपन में, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में। तो इस तरीके से मान लो अलग अलग टाइम पीरियड में आप एक ही व्यक्ति को कर रहे हैं स्टडी। नेक्स्ट है वन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, एक पॉइंट एक बार में, और यहाँ पर सेवरल पॉइंट्स इन टाइम। और इसका आई होप ये चीज आपको अब समझ में आई गई होगी, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना फिर आपको कंफ्यूजन लगेगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्नैपशॉट ऑफ गिवन पॉइंट इन टाइम चेंज एट सोसाइटल लेवल। एक समय में एक समय में सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए 2010 में सोसाइटी में ये चीजें इस तरीके से हुआ करती थी, इसकी स्टडी आपने की। और फिर उसके बाद 2020 में इस तरह के लोग, बच्चे इस तरीके से किया करते थे, बड़े इस तरीके से करते थे। तो एक सेम टाइम में, ठीक है, एक सेम टाइम में सोसाइटल लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उसकी अगर स्टडी करते हैं तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, 2010 में बच्चे कैसे रिएक्ट करते थे, बूढ़े कैसे रिएक्ट करते थे, इस तरीके की अलग अलग चीजें एक सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एक टाइम में, आप इसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होगा, चेंजेस एट इंडिविजुअल लेवल, एक व्यक्ति में। ठीक है, एक व्यक्ति में डिफरेंट टाइम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आज की इसमें यहाँ पर आज हमने यहाँ पर पढ़ी, ये मैंने आपको दिखाई दिया इमेज। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। अब क्लास को ओवर करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ कि आज आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, और कल क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास थी, हालांकि आज मैंने क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी कर दी है, बट ये क्लासेस लंबी ही होंगी क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो और हमें इसे फटाफट से कवर भी करना है, 3-4 महीने का टाइम है, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो इसलिए हो सकता है ये आपको बोरिंग लगी हो, या इसे आप एक बार में पूरा ना पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, इसे आप 2 बार में पढ़ो, 3 बार में पढ़ो, धीरे धीरे अपनी हैबिट को बिल्ड करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी हैबिट बिल्ड करना, है ना। हो सकता है अभी आपकी पढ़ाई की आदत छूट गई हो, तो धीरे धीरे करके पढ़ो। आज थोड़ी सी चीज पढ़ ली, थोड़ी सी चीज शाम को पढ़ ली, ऐसे पढ़ ली। जब आप धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो आपका हैबिट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। चलो मैं फटाफट से रिवीजन करता हूँ आज, और आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। इस आज की क्लास में मैंने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसका इटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशंस मैंने बताई। उसके बाद फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब जो थी जिसको विलियम वुंट ने ओपन किया था 1879 में लिप्जिग जर्मनी में, ये मैंने आपको बताया। और इंडिया में डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने 1916 कलकत्ता में बताया था। फिर साइकोलॉजी की कुछ टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, किसी व्यक्ति को अगर आपको कैसे स्टडी करना है तो वो टेक्निक्स मैंने बताई, 2 टेक्निक एफएमआरआई और ईईजी। ये देखो एफएमआरआई इस तरीके से होता है जहां पर आप, जो एमआरआई होता है इस तरीके की मशीन होती है, उसमें व्यक्ति के दिमाग में एक टाइम में क्या क्या गतिविधियां हो रही है ये चीज डिस्कस की, मतलब ये चीज जानने की कोशिश की जाती है। ईईजी इस तरीके का होता है जहां पर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू स्टडी करते हैं दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं। और उसके बाद हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जाना, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इसके फादर कौन है, ईएल थॉर्नडाइक, ये मैंने आपको बताया था अभी। और इसके बाद हमने मेथड्स पढ़े एजुकेशनल साइकोलॉजी के। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मैंने आपको मेथड्स बताए, मैं यहाँ पर सीधे आपको ले चलता हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको ये सारे मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए। ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपोजिशन मेथड, ये अलग अलग चीज़ें आज मैंने यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है, इसके बाद तो ये सारे मेथड्स आज मैंने पढ़े। और एक चीज़
यार बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि आप लोग देखो यहाँ पर इस डाटा को देखो, ये मेरे चैनल का डाटा है पिछले 28 दिनों का, जिसमें नॉट सब्सक्राइब 65%, मेरे 65% व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ठीक है। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप इसको बराबर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये जो डाटा है ना, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। आगे आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और कल हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। कल हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंट बहुत सारे स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए ये सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अब मेहनत का टाइम है यार, अब आराम का टाइम नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।